आइए पढ़ते हैं भाषा और आधुनिकता इस पाठ के आज के अवतरण को। और पढ़ने से पहले एक बात कहेंगे कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं, दिखने में लगता है कि 40-45 लोग देखे होंगे और लाइक के नाम पर दहाई भी पूरा नहीं होता। ये थोड़ा सा हमारे समझ में कम आता है। वैसे आप लोग भाई पढ़ने में ध्यान रखते हैं तो फिर लाइक को एक भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ उसको कायम रखिए जिससे कि हमें भी लगे कि देखने वालों को ठीक लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कमेंट में बताना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ छूट गई है। वैसे छूटने में कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं कि छूट जाएगी। चलिए पढ़ते हैं जो पढ़ के छोड़े थे उसके आगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, यही है ना, यही तो है। इसके लिए 1950 इस पर चर्चा हुई थी कि हाँ इसके लिए समिति, चलिए हाँ ऊपर का प्रश्न है। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि भाई जिम्मेदारी वही ले सकता है जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, और प्रायः आयोग बनाए गए, कुछ जिम्मेदारी सौंपी भी गई, लेकिन ऐसे लोग जिम्मेदार बनाए गए जो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थे। तो आज वही उसके आगे हम चलेंगे। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। काफी मतलब पन्ने में यानी कि फाइलों में लिखने के लिए खूब प्रयास किया गया है, लेकिन वास्तविक प्रयास कम हुआ है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए कैसे शब्द बनाए जाएंगे। शास्त्रीय एवं तकनीकी, ऐसे शब्द जो कुछ शास्त्रीय शब्द हैं और उनको उनमें नए शब्दों की आवश्यकता है। अब शास्त्रीय का क्या मतलब है? शास्त्रों से संबंधित, अर्थात जो अलग संस्कृति या दूसरे धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनसे कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो अपने यहाँ नहीं है, उनके लिए शब्द बनाया जाएगा। और तकनीक का मतलब है जो आविष्कार इत्यादि होते हैं, जो नई तकनीकी, कुछ नई मशीनें बनाई जाती हैं, यंत्र बनाए जाते हैं, उनके लिए भी नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए ये आयोग बनाया गया 1950 में। इसका काम क्या था? जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है ऐसा लिखा हुआ है। और मतलब ये आयोग भले इसके सदस्य और कर्मचारी बदल गए हों, आज भी वैसे चल रहा है। इसमें लोग काम करने वाले आते हैं, नए शब्द बनाते हैं। क्यों? मुझे लगा कि ऐसे बनाते भी, उदाहरण हम देंगे, थोड़ा समय और इंतजार कर लेते हैं उदाहरण के लिए, क्योंकि अगर बनाए ना होते तो हमारे 1950 कब का समय हुआ है और 2025 चल रहा है। तमाम ऐसी मिसाइल बनाई गई हमारे देश में, तमाम ऐसे यंत्र बनाए गए जिनका नाम बढ़िया बढ़िया छांट छांट के रखा गया है। कोई अग्नि है, कोई त्रिशूल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और नाम वही रखता है भैया जहां वो आविष्कार होगा। आगे बढ़ेंगे, अभी चर्चा होगी कुछ और। इसके लिए 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए, आप जानते हैं विज्ञान की कई शाखाएं हैं, उसमें हर शाखा के लिए जहां जहां जरूरी है नए शब्द बनाए जाएंगे। चाहे वो यांत्रिकी का होगा, चाहे वो बायोलॉजी का होगा यानी कि प्राणी विज्ञान होगा, या वनस्पति विज्ञान होगा, कोई शाखा बची नहीं जिसके लिए आयोग काम न करे। इसका मतलब ये है इस आयोग में कार्य करने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र के लोग होंगे, वो उसमें ऐसे शब्द बना सकते हैं। चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐच्छिक संस्था है। कैसी? अपनी इच्छा से संस्थाएं बनाई जाती हैं
सरकार उन्हें कार्य करने के लिए केवल मान्यता प्रदान करती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम सुना होगा, एक ठे प्रयागराज में भी है। ठीक, तो कुछ ऐसे स्थान भी हैं, ऐसे संस्थाएं भी हैं जो अस्थायी हैं, जिसको हम प्राइवेट कह सकते हैं, गैर सरकारी। वहां भी लोग काम करने वाले हैं और करते हैं, केवल उनकी डिग्री मान्य होती है। ठीक है ना, जैसे आपके यहाँ विभिन्न विद्यालय चलते हैं, किसी अध्यापक को सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन मार्कशीट उतने वैलिड है जितना आपकी मार्कशीट कीमती है, उतने वहाँ की भी। चलिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय की कमी है। ठीक है ना। तो वैसे वो जो आयोग है वो भी उसको अधिकार है कि नई तकनीकी या शास्त्रीय शब्दों का निर्माण वो कर सकता है। ऐसी संस्थाएं जो ऐच्छिक हैं, क्या लिखा है, ऐच्छिक। पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कैसी संस्था है, आपको उत्तर देना होगा ऐच्छिक संस्था है, अपनी इच्छा से बनाई गई, सरकार के द्वारा गठित नहीं है। तो ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी, ये साहित्य के ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है हिंदी साहित्य को, तो दोनों का नाम आ रहा है। और राहुल सांकृत्यायन को हम लोग बहुत ठीक से जानते हैं, इनका एक निबंध आप पढ़े थे, लेकिन डॉक्टर रघुवीर के बारे में कम जानकारी मिली है। जब आप हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस क्षेत्र के हैं। जहाँ तक मुझे कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये अच्छे कहानीकार नाटककार लोगों में से हैं। ठीक है ना। इसलिए मनीषी माने होता है विद्वान, बुद्धिमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य माने होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि उच्च स्तरीय। विद्वानों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण, उनकी उसमें दिलचस्पी थी। अभिरुचि माने दिलचस्पी, अर्थात मन लगता था। अपनी रुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। पहले ऐसे लोग ये हैं जो स्वीकार किए थे कि ये काम मैं करूंगा, इसके लिए चाहे सरकार मुझे कुछ दे चाहे ना दे। आगे बढ़ते हैं। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो अपर्याप्त ही है, कुछ समझिएगा। काम भर का नहीं हुआ है, काम चालू हुआ, लेकिन फिर बाद में सब एक जैसे लोग तो आए नहीं, सब राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर नहीं हो जाएंगे। इसलिए बाकी के लोग खाली तनख्वाह लेने आए थे, इसलिए काम ठीक से नहीं हो पाया। अच्छा, एक और कारण हो सकता है क्यों नए शब्द नहीं बन पाते हैं, तो आगे उसे दिखाया जा रहा है। क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ ही नहीं सका। मानो बच्चा ही रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, बड़ा नहीं हुआ जो कार्य सौंपा गया था। मतलब शुरुआत हुई लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचे, आगाज करके भूल गए, अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। क्यों भैया, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो एक कारण तो मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि लोग खाली तनख्वाह लेने के लिए आए और चले गए, लेकिन कुछ और कारण है कि लोगों ने उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। क्या कारण है, आगे समझाया जा रहा है। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रगति के क्षेत्र में अवरोध माने रुकावट। ये थोड़ा सा मुझे लगता है दोनों शब्द एक ही है, एक शब्द को हटा देना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है। यानी कि शुद्धि और अशुद्धिकरण में ध्यान रखिएगा। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। मैं अवरोध का अर्थ क्या कहूँ, अवरोध माने रुकावट होता है, लेकिन क्या कहें, नया शब्द क्या रख सकते हैं। हाँ, इसकी प्रगति के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, अवरोध नहीं चाहिए। दो वर्ग बाधा डालते हैं। दो प्रकार की सोच कैसे रखने वाले लोग हैं जो नई भाषाओं को नहीं बनने देते, नए शब्दों को नहीं बनने देते। आइए पता करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर टेक्निकल बात है। अब तक तो खाली कहानी सुने थे आप, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो प्रथम वह वर्ग है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। विद्वानों का एक ऐसा समूह है जो कहता है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं,
मैं इन शब्दों में ऐसे नए शब्द को डाल करके अपना पुराना शब्द भंडार खराब नहीं करूंगा, नए शब्द की कोई जरूरत नहीं। तो नए शब्दों को इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि अपने पुराने शब्दों को बहुत अच्छा मानते हैं, नया डाल करके उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। एक पहला वर्ग हो गया। अच्छा भाई, कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा ऐसे लोग रूढ़िवादी, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ये कुएं के मेढक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा वर्ग ऐसा है जो थोड़ा सा और मीठा जहर देता है। मीठा जहर कैसे दिया जाता है समझ लीजिएगा, आ रहा है, सुनिएगा मीठा जहर क्या होता है। मीठा जहर देना मुहावरा है, आइए समझते हैं कैसे। दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी, अपने विषय में पर्याप्त ज्ञान रखने के बाद भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। एक ऐसा वर्ग है जो सब कुछ जानता तो है, जानकार तो है, लेकिन उसे भाषा वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, वो भाषा विज्ञान नहीं जानता, वो दूसरी भाषाओं का व्याकरण नहीं जानता, इसलिए दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में वैसे ही थोप लेना चाहता है, ले आना चाहता है। क्यों? अगर नए शब्दों को बना करके लाना होगा तो उस देश का व्याकरण जानना पड़ेगा, उस भाषा का व्याकरण, उसका भाषा वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। तो जो लोग अपनी भाषा तो जानते हैं लेकिन भाषा विज्ञान की जानकारी नहीं है, उस भाषा के व्याकरण से एकदम अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, ऐसे लोग कहते हैं कौन दिमाग लगाने जाए, उस शब्द को अपनी भाषा में वैसे ही रख लो। अब दो बात आपके सामने आई, एक कह रहा है दूसरे शब्द को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, एक कह रहा है कि दूसरे भाषा के शब्द को हम वैसे ही रख लेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। आप सोचेंगे दोनों में से कौन अच्छा है? दूसरा वाला अच्छा लगता है? नहीं, दूसरा वाला हमें आलसी नजर आ रहा है क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता। और अगर दूसरे ही शब्दों को आप रख लेंगे तो आपकी भाषा धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी? एकदम मिलावटी खिचड़ी हो जाएगी। शायद आप कबीर का नाम सुने होंगे, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन क्या पंचमेल नामक कोई भाषा 2796 भाषाएं विश्व में मैंने सुना है कि होती हैं, तो क्या कहीं पंचमेल खिचड़ी भाषा भी उसमें है? नहीं है, क्योंकि वो क्या था, सभी भाषाओं को लेकर के मिला लिए। कबीर को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जो लोग दूसरे भाषा को सीधे अपने में ले आना चाहते हैं वे भी भाषा विकास के बाधक हैं, भाषा को नया रूप नहीं दे पाएंगे। और जो लोग दूसरे को आने ही नहीं देना चाहते उनके तो दूसरे नया रूप देने की बात सोचना ही मूर्खता है। शायद समझ गए होंगे क्या मतलब है। तब क्या किया जाए? बीच का एक रास्ता निकलेगा, वही कि भाई उनको अपनी जिद छोड़नी होगी, नए शब्द स्वीकार करने होंगे और इन्हें दूसरे देश के भाषा वैज्ञानिक बारीकियों को पढ़ना होगा। आप जब एमए करोगे, चाहे अंग्रेजी से, चाहे हिंदी से, चाहे संस्कृत से, तो आपको भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ के आपके बीच में बतिया रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे भाषा वैज्ञानिकों के बारे में तब तो हम बताते हैं इतनी भाषाएं हैं। मेरियोपाई ने कहा था कि 2796 भाषाएं हैं, कुल 18 भाषा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा भाषा परिवार भारूपीय परिवार, जिसको भारत यूरोपीय कहा जाता है। भारूपीय भाषा परिवार, छोड़िए समय लग रहा है, थोड़ा उबाऊ लगता है, क्योंकि ये मेरी कमी नहीं है, ये इस लेखक ने जो विषय उठाया है ना, उस विषय का असर है। जब कोई तार्किक बात, व्याकरण में वीर रस नहीं होता या श्रृंगार भी नहीं होता, थोड़ा उबाऊ लगता है, लेकिन पूरा रस बनाता व्याकरण ही है। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। कई ऐसे राज्य हैं जो मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो उसी भाषा में किताबें छपवा रहे हैं कि बच्चे उसी भाषा में पढ़ें।
ठीक, मतलब अपनी मातृभाषा में पढ़ें। ऐसा क्यों कह रहा है? हम आशा करते हैं कि वह आयोग जो नए नए स्थापित हुए हैं उपर्युक्त उन बाधित तत्वों को हटाकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे, अर्थात जो जो भाषा विकास में बाधक हैं, भाषा में आधुनिकता लाने के विरोधी हैं, उन सब की बातों को, वह बाधाओं को हटा करके अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ठीक, अब यहाँ मैं अगर अपनी बात कर दूं तो मेरा अनुभव ये है कि अंतर्राष्ट्रीय चीजों को पढ़ना चाहिए, राष्ट्रीय तो अपने आप सीख जाओगे। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि जब आप विश्व में खड़े होंगे तो शायद गांव की मैथिली या भोजपुरी से नहीं खड़े हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गाना गा के चमक जाना अलग बात है, वो अलग चीज है, बहुत टिकाऊ नहीं होता है। आगे बढ़िए। विदेशी शब्द जिनको अपने भाषाओं में लेने की आवश्यकता है कैसे होते हैं, चर्चा हो रही है। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की जरूरत है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं। कैसे? दो प्रकार के। पहला वस्तु सूचक, जिसे हम संज्ञा पद कहते हैं, और अगला होता है भाव सूचक, जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। संज्ञा मतलब नाम, भाव माने जो अनुभूति करते हैं, है ना, रोना गाना इत्यादि इत्यादि तमाम ऐसे अर्थ हैं जो भाव में आएंगे, जो क्रिया के रूप में भी आते हैं। क्रिया, भाव माने क्रिया, क्योंकि भाव प्रधानम आख्यातम करके यास्क ने परिभाषा की है क्रिया की। सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधान वाक्यों को नाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधान जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। थोड़ा सा आप यास्क के निरुक्त में 2 मिनट के लिए चले गए थे, हम वहां से लौट के आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम यास्क के निरुक्त की चर्चा न करें, पाणिनि के व्याकरण की चर्चा न करें, तो शायद भाषा को सुधारने की बात करना उल्लूपन है। ठीक है ना, इसलिए याद आ गया तो बोल बैठे। कभी भी आप परीक्षा देंगे तो सामान्य ज्ञान में पूछ लिया जाएगा निरुक्त किसने लिखा था, चौंकिए मत, आएगा। पुलिस भर्ती परीक्षा में भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। चलिए, दो प्रकार के शब्द होते हैं, वस्तु सूचक होते हैं जिनको हम संज्ञा के रूप में कहेंगे, भाव सूचक जो क्रिया या भावना को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़िए। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता जा रहा है। पूरी दुनिया विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है। किसी समय जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो जहां तक मुझे लगता है किसी के पास छोटी मोबाइल नजर आ गई तो आ गई, नहीं तो आई ही नहीं थी। 2003 में हमने मोबाइल को एक्टिव होते हुए देखा है इसके, और उस समय कीपैड वाली बात थी। आज स्मार्टफोन आया, फिर 5G आया, तमाम को जी, इतने जी आ रहे हैं कि अगला जी जब आएगा तो पुराने जी मर चुके होंगे, क्योंकि वो सिम उसमें नहीं चलेगा। गरज होगी तो आप 25,000 का मोबाइल खरीदोगे और नहीं चुप्पे सुसाइड कर लोगे, क्योंकि सरकार आपको गुलाम बना चुकी है। हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। फिलहाल मैं आविष्कार का विरोधी नहीं हूँ। ये जो हमारा लेखक कह रहा है जब नया आविष्कार होगा तो नए शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उनका नाम ये ले रहा है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा सावधान इस क्षेत्र में हो जाता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग इन आविष्कारों को समझें, खास तौर से जो हमें गुलाम बनाने जा रहे हैं उनकी भावनाएं रीड करें। आगे बढ़िए। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। कैसा? निरंतर। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। अगर कोई नई चीज बनाई गई तो नाम रखेंगे ना, कि वैसे कहेंगे एक नाम तो करते रहो ना, नाम तो रखना पड़ेगा। क्या बता दोगे? पुराना कोई है ही नहीं, नया बना है ना। अब आविष्कार हुआ है तो ये भी समझने वाली बात है, किसी देश में होगा, कहीं स्वर्ग में तो होगा नहीं। स्वर्ग वाले आविष्कार करेंगे तो संस्कृत में नाम रख देंगे। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे थे, मेरे समझ में ये नहीं आता कि देवता लोग संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा समझते क्यों नहीं। हमारे समझ में, भाई उनके समझ में तो नहीं आया, लेकिन मेरे समझ में आ गया। हमारे समझ में ये आया कि डॉक्टर साहब भाई आप, पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन आपने संस्कृत को ही ध्यान में क्यों रखा है? क्या और संसार में कोई ऐसी भाषाएं नहीं है? आप अविस्ता भूल गए, आप लैटिन और फ्रेंच भूल गए, आप उस उर्दू को भूल गए जो दूसरी भाषा में लिखा ही नहीं गया, जो कुरान आसमान से गिरा धड़ाक से, उसके बारे में तो आप नहीं समझ पाए। हाँ, संस्कृत से नफरत लगी आपको।
तो क्यों ना हिंदी में से उन सारे शब्दों को गायब कर दिया जाए जो संस्कृत से बने हैं। तो आपकी हिंदी कहाँ जाएगी जो आपके पढ़ाने का मीडियम है? हिंदी मीडियम से आईएएस की डिग्री कौन दिलाता, मतलब पढ़ाई कौन करवाता है? विकास दिव्य कीर्ति जी। फिर उनका क्या होगा जो हिंदी मीडियम से चल रहे? भैया हटा दो संस्कृत के शब्दों को। चलो छोड़ते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बारीकी पकड़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब नया आविष्कार होगा तो किसी देश में होगा, सावधान, जिस देश में आविष्कार होगा वही देश उसका नाम रखेगा। कुछ समझे? चलिए कमाल की बात बताते हैं। अरे ये तो आदमी बनाता है, आविष्कार करता है तो नया नाम रखता है। आपने तूफान का नाम सुना होगा। जब तूफान आते हैं तो जिस क्षेत्र में आते वही क्षेत्र उसका नामकरण करता है। कभी हुदहुद आया था किसी समय में, कभी दाना नामक आया था जो सऊदी अरब से चला था। बात समझिएगा। और भाई तो बहुत जल्दी मोथा आवा है, तूफान मचा के चला गया है। मोथा का नाम सुना है? जो आया था, बारिश वारिश हुई थी ना, मोथा आया था, मोथा तूफान। हम चौंक गए। चलिए अब पढ़ाई तो बर्बाद हो रही, क्षमा करना आप लोग। हम सोचे कि एक बार मोथा खेत में पैदा हो गया तो खेती बर्बाद हो गई, अब की बार आसमान से गिर रहा है तो धान काहे घरे आवे मिली। फिलहाल जो कुछ भी हो, खूब नुकसान भी किया है मोथा। अब की वर्षा है, अब की नीचे से नहीं ऊपर से आया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो भाई जहां से उत्पत्ति होगी वही देश उसका नाम रखेगा। अब अगर पाकिस्तान में कोई चीज बनाई गई तो संस्कृत से थोड़ा नाम रखेगा। चलिए कुछ तो समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, जहां उसका आविष्कार किया जाता है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। कुछ समझे क्या बनाता है? नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किया जाता है। वो शब्द जो बनाया गया है पूरे विश्व में, अगर वो सामान जाएगा, वो आविष्कार की चीज जाएगी तो पूरी दुनिया वही नाम बोलेगी। ऐसा नहीं कि लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखने लगेंगे। तो जब सब नामों बदलने लागी तो एक दिन बखेड़ा खड़ा हो जाए का मेज पे रख दी जाए, हर देश के आदमी को बुला ली जाए, अब एक सेकंड में ये सामान लेके आ जाओ। अब हर देश होकर अलग अलग नाम रखे लेकिन सामान वही इकट्ठी रखल है, आज दौड़े तड़ाक तड़ाक लड़ेंगे। तो वही तो उठावे के बाद जब वही नवा 20 ठो रखे हो और इकट्ठी रहे तब सरो रखा है। बात समझे ना? ये बात है। इसलिए आविष्कार का नाम 50 तरीके से नहीं, जो होता वही होता है। कुछ बच्चे पीछे बात कर रहे हैं सांकेतिक रूप में, इससे लगता है कि इनका ध्यान इसमें नहीं है। तो मैं ऐसी नीरस चीजें नहीं दे रहा हूं, विषय ही ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और चीजें याद आती हैं तो उसको वैसे ही प्रयोग किया जाता है। और पूरी दुनिया में यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो जापान वालों ने बनाया, ठीक है, एक एक अक्षर का अलग अलग नाम है, ठीक है ना। वो चाहे रेक्टिफायर हो, चाहे एम्पलीफायर हो, चाहे क्या कहते हैं डायोड हो, और चाहे तमाम 5 स्टेज होते हैं रेडियो में। अभी मैं थोड़ा सा उसके एक एक अक्षर की विवेचना नहीं कर सकता, लेकिन पांचों मैं अगर खाली रेडियो पर चर्चा करूं तो बोल सकता हूं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि जो नाम रखा गया वो नाम उस देश ने रखा जिसने उसका आविष्कार किया। आगे मार्कोनी नाम सुना होगा ना, रेडियो का आविष्कार, जो मुझे याद आ रहा है, बाकी मैं भूल रहा हूं लगभग। आगे बढ़िए। टेलीविजन, स्पुतनिक, एक जहाज विशेष स्पुतनिक नाम है, जहाज विशेष। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा एक छोटा सा भाई है, उम्र में तो हमसे बड़ा है लेकिन भाई कहता हूं देश के नाते, देश के नाते भाई कहता हूं, नहीं तो वहां के बड़े चच्चा लोग हमको कहेंगे कब से हमसे ज्यादा उम्र एकर होगा। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। उसने एक आविष्कार किया था, गौरी मिसाइल, नाम रखा मोहम्मद गौरी के नाम पर। उसे भारत का और कोई नहीं याद आया, उसने उस व्यक्ति के नाम पर उस मिसाइल का नाम रखा जो भारत को लूटने आया था। कितनी अच्छी सोच रखता है भारत के बारे में। मारक क्षमता 1000 किलोमीटर। मैं चौंक गया, अरे बाप रे। मैं इंटर में था जब आविष्कार हुआ, हम तुरंत गुनिया उठाए, नापने लगे, नक्शा में विश्व का नक्शा उठाए। हम कहा अगर वो मारे वहीं से गौरी तो कहा हमारे घर तक गिरे। चौंक गए तो पता लगा दिल्ली तक आ सकता है।
इसके बाद जब भारत ने बनाया त्रिशूल, मारो 5000 किलोमीटर, हमका टेंशन नहीं है, गौरी का तो ही रही हम कैद हो जाए है। आगे बढ़िए तो कुल मिलाकर के लोग नाम करते हैं, देखो हमारे यहाँ का त्रिशूल था, उनका गौरी है, ठीक है, ऐसे से तमाम नाम रखे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। चलो, भारत के पहले के लोगों ने खूब बढ़िया आविष्कार किया था, बड़ी बढ़िया बात कर रहा है। व्यंग्य में हमारा लेखक कह रहा कि ऐसे लोग खाली खाल कुएं के मेढक लोग कुछ नहीं कर पाए थे, अब आविष्कार हो रहा है। चलिए क्या कह रहा है वो, हर देश से उस चीज के लिए अपना अपना नाम देगा तो समस्या होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। प्राय सभी भाषाओं में उनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। क्या? सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। आविष्कार किया था हमारे बाबा लोगों ने, बसूला और रुखान लेके काट काट के बांस से बनाए रे सीढ़ी, महान आविष्कारक। आगे बढ़ते हैं तो औद्योगिक क्रांति आदि की आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण हुआ। बाद में वही सीढ़ी मॉडिफाई होकर के नए रूप में आई, और जिस देश ने नया रूप दिया उसने उसका नाम रखा। क्या क्या नाम आ रहा है समझते हैं क्या क्या है। तो सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि, ये सब सीढ़ियों के मॉडिफाई रूप हैं, ठीक है ना। नए नाम रखे गए आवश्यकता अनुसार। भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं, और इसलिए भारतीय भाषाओं में उसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते, क्योंकि वैसे ही स्वीकार कर लिया गया है। मतलब जो आविष्कार करेगा वो नाम रख सकता है। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत जैसे है वैसे ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे कई शब्दों को आत्मसात कर लिया है, और अंग्रेजी से रूसी ने। फ्रेंच लैटिन भाषाओं को अंग्रेजी में आप पा जाएंगे, और अंग्रेजी के शब्दों को रूसी भाषा में पा जाएंगे। संस्कृत के शब्द आपके अंग्रेजी में मिल जाएंगे। तो ये सब अगर विरोधी होते तो काहे ग्रहण करते। तमाम ऐसे शब्द हैं जो लिए गए हैं। जैसे आपके अंग्रेजी में ग्रास माने घास होता है, हमारे संस्कृत में भी ग्रास माने घास होता है। ध्यान दीजिएगा। कूली माने होता है भारवाहक, संस्कृत में, अंग्रेजी में कूली माने भारवाहक होता है। तमाम ऐसे शब्द मिलेंगे। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सोचेंगे कहाँ कहाँ से जानकारी आप लाते हो, तो विद्यार्थियों या बंधुओं या भाइयों ये समझ के चलिएगा, पढ़ने में ही उम्र खत्म हो गई है। ये बीमारी जिसको लग जाएगी वो वैसे ले आएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जैसे लोग ना बने, लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रगति वाले बने, और मैं तो साहित्य वाला हूँ। आज यहीं तक।